देखिए अब बच्चों हम सर्वसमीकाएं अन्य सर्वसमीकाएं हमको सिद्ध करने हैं। तो एक क्वेश्चन आप देखिए, हमारे सामने एक सर्वसमीका लिखी हुई है। सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। ये एक सर्वसमीका हमें सिद्ध करनी है। इस सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम इस प्रश्न में दो पक्ष हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं बायां पक्ष, राइट हैंड साइड इस और वाला दायां पक्ष। हम किसी एक पक्ष को लेते हैं और उसको हल करते हैं और हमारे पास दूसरा पक्ष वहां आ जाता है। तो इस प्रकार से ये समझते हैं हम कि ये बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। तो यहाँ देखिए हम बेटा LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम हल करते हैं। आप देखिए बच्चों, हम इस प्रश्न में कोसेक और काट इनको हम साइन और कास के पदों में लिख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो कोसेक थीटा है ये साइन का व्युत्क्रम होता है, तो ये हो जाता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। और ये जो काट होता है इसका संबंध ये देखिए कास थीटा अपान साइन थीटा, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। इस प्रकार से ये हमने लिख दिया। और ये देखिए ये होल स्क्वायर है, तो ये हमने ये स्क्वायर यहां पर लिख दिया। अब देखिए दोनों के हर हमारे पास क्या है, बराबर है। हर बराबर है तो उभयनिष्ठ हर को हम लिख देते हैं। तो आप देखिए यहां लिखा साइन थीटा, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा, और ये देखिए ये पूरे का स्क्वायर यहां पर हमने लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर अपान, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा। हम यहां पर फिर एक सर्वसमीका उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। आप देखिए बेटा ये सर्वसमीका आप जानते हैं। हमारे पास यहां पर हम देखिए ऊपर कास के रूप में है, तो हम इसको भी साइन को कास के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर हम यहां लिख सकते हैं कि ये हो बच गया साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर। आप ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर हम इसको लिख देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, ये जो इसको देखिए 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान ये आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर a थीटा, सॉरी यहाँ थीटा उपयोग किया है। तो आप देखिए यहां पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, इस प्रकार से इसको लेके चलते हैं। आप देखिए उसको ऐसा लिख दिया, तो ये हो जाता है 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। और यहां पर अब हमारे पास आ गया है, आप देखिए इसको इस यहां के अनुसार लिखते हैं, ये हो जाता है 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। आप देखिए यहां पर 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कास थीटा अपन 1 प्लस कास थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हर और अंश में गुणा में दो राशि बराबर है, वो यहाँ
हट जाए, ये हो जाएगा LHS बराबर 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। और ये देखिए बच्चों, ये अच्छे से देखिए, ये जो हमारा जो हमने लाए हैं ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये आप यहां पर देखिए, ये राइट हैंड साइड है और हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और ये इस प्रकार से हमारे पास राइट हैंड साइड यहां आ गया। ये सर्वसमीका हमारी इस प्रकार से सेट हो जाती है। इसी प्रकार हम एक अन्य सर्वसमीका देखते हैं। देखिए बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन, आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपान 1 माइनस कास ए। ये एक सर्वसमीका हमारे पास है। इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं आप देखिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों कि हम यदि लेफ्ट हैंड साइड लें और उसको हल करें और जो भी आ गया, और यदि हम राइट हैंड साइड को लें उसको भी हल करने पे वही आ जाता है, तो उस स्थिति में भी हम इस सर्वसमीका को मानते हैं कि सत्य है या सिद्ध हो गई है। तो आप भी देखिए इसको किस प्रकार से हम हल करते हैं। ये देखिए यहां पर LHS हम लेके चलते हैं। LHS हमारे पास क्या है बोलो बच्चों? हाँ बोलिए, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब यहां पर बच्चों हम सेक को हम कास के व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। तो आप जानते हैं चूंकि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान कास, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने जहां भी सेक है, देखो बच्चों, सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपान कास ए, और यहां इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास ए। अब यहां देखिए, ये इसको थोड़ा सा और हल कर लें तो आप देखो यहां नीचे आप देखिए ये है, इसको यदि देखिए बच्चों, ये जो लिखा हुआ है और ये इसके अपान में ये है, ये इसके भाग में है 1 अपान कास। तो एक तरीका यहाँ ऐसा देख लें, हम जैसे पढ़ाते भी थे आपको कि जो भाग वाला एक मतलब अपान में जो होता था उसको हम यदि पलट के लिख दें अंश और हर को तो वो गुणा में हो जाता था। यदि वैसा हम यहाँ उपयोग कर लें तो ऐसा कर सकते हैं, 1 प्लस 1 अपान कास ए। इसको देखो, ये इसके भाग में, इसको पलट के हमने यदि ऐसा कर दिया कास ए अपान 1। आप देखिए, तो आप देखिए कैसा होता है। यहां पर सॉल्व कर लेते, ये 1 है, कास का इंटू करेंगे तो ये हो जाता है कास ए प्लस यहां हो जाएगा कास ए अपान कास ए। कास ए और कास ए यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाता है कास ए प्लस 1, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए। ये LHS है। आप इसको आगे और हल करके राइट हैंड साइड ला सकते हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ देता है। यदि हम RHS को ले लें, राइट हैंड साइड को ले लें और उसको हल कर दें, और यदि यही आ जाता है, इसको हमने 1 कह दिया, तो आप देखिए यहां पर हम RHS लेके चलते हैं। ये RHS हमारे पास है, देखिए RHS हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास। ये देखिए, ये हमारे पास RHS है। हम इसको लेके चले जैसा हमने देखा था। यहां पर फिर हम चूंकि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1,
तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वही यहां पर लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां हमने लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस। अब फिर से हमने वही वाली बात यहां पर एक जो वो जो सूत्र हम लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम वही यहां उपयोग करेंगे। ये हो जाता है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। आप देखिए कॉस ए और कॉस ए ये यहां कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए और ये है हमारे पास RHS। अब इसको हम समीकरण नंबर ये 2 देखिए। अब देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 को देखिए, LHS बराबर 1 प्लस कॉस ए और RHS बराबर भी 1 प्लस कॉस ए। तो यहां लिख सकते हैं हम बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ये बच्चों इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों इस प्रश्न को यहां पर हमने क्या किए थे, RHS LHS ले लिया था, LHS को हमने 1 प्लस कॉस ए के रूप में ला दिया और यहां देखिए बच्चों RHS को लिया था और RHS को हमने क्या से प्रूव कर दिया, 1 प्लस कॉस ए। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब देखिए बच्चों हम एक नया अध्याय इकाई नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का हम अध्ययन करेंगे। ये अध्याय नंबर 8 जो यूनिट 8 हमारी थी त्रिकोणमिति, उसी के बाद हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के रूप में हम ये इसको पढ़ रहे हैं। इस यूनिट को यूनिट नंबर 9 है। ये इस यूनिट में कुल निर्धारित अंक 5 है और उनमें से हमें 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है और 4 अंक का एक प्रश्न इसमें से हमको पूछा जाना है। इस प्रकार से कुल 5 अंक का प्रश्न इस इकाई से पूछा जाएगा। बच्चों इस इकाई में हमें ऊंचाई एवं दूरी और उसी में हमने बताना है उन्नयन कोण की अवधारणा, अवनमन कोण की अवधारणा, दृष्टि रेखा और ऊंचाई और दूरी पर आधारित व्यवहारिक प्रश्नों का हल, जहां कोण 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश का उपयोग होना है। हमने जिन कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात उपयोग होना है उनके मान का एक छोटा सा टेबल भी हमने यहां लगा के रखा है, जो अपने याददाश्त के लिए उपयोगी होगा। अब देखिए बच्चों हम ऊंचाई और दूरी, ये जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं कहाँ किए जाते हैं, तो अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या किसी बिल्डिंग होती है, मीनार होती है, टावर होती है, उसकी ऊंचाई या लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में हम त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग कर सकते हैं। हम उसको एक दूरी को या ऊंचाई को एग्जैक्ट न नाप कर हम त्रिकोणमिति अनुपातों का उपयोग करके उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमको जैसे इन प्रश्नों को हल करना होता है तो हमको कुछ इसमें अवधारणाएं हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए एक उन्नयन कोण की अवधारणा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो ये बच्चों एक चित्र को आप देखिए, इस चित्र में आप देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC बना हुआ आपको दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए C के स्थान पर एक कोई वस्तु रखी हुई और A से कोई प्रेक्षक अपनी आंख से उसे देख रहा है। अब आप देखिए बच्चों ये कोई स्थान है
जहां से प्रेक्षक अपनी आंख से उस वस्तु को देख रहा है, वस्तु प्रेक्षक से ऊपर की ओर रखी गई है। वस्तु जो है ये ऊपर की ओर रखी गई है और यहां से ये उसे देख रहा है और ये प्रेक्षक की आंख से जो क्षैतिज रेखा है जिसको हम यहाँ AB से दर्शाए हैं, तो यहाँ पर जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो, ये वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित है और इस प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच में बने कोण, आप देखिए बच्चों, ये क्षैतिज रेखा AB है जो प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज में निकल रही है और प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो दृष्टि रेखा जिसको कहते हैं, उनके बीच में जो कोण ये बना है जिसको हम थीटा से दर्शाए हैं, यह उन्नयन कोण होता है। इसमें प्रेक्षक ऊपर की ओर देखता है, तो ये हम इसको उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण की धारणा है, इस प्रकार से हम उन्नयन कोण को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें वस्तु की स्थिति प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर होती है और इसी अवधारणा में हम आपको बताते हैं अवनमन कोण की अवधारणा। अवनमन कोण की अवधारणा बेटा इससे उल्टी है। यहां पर आप देखिए कि प्रेक्षक की आंख से वस्तु नीचे की ओर स्थित है। जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे की ओर स्थित होती है, देखो ये प्रेक्षक की आंख ऊपर की ओर है और वस्तु नीचे की ओर है, तो तब प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज रेखा और प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को आप देखिए बेटा, ये आंख है, इससे क्षैतिज में ये जो रेखा निकल रही है और इस प्रेक्षक की आंख और ये वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना है ये अवनमन। यहां पर भी आप देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बना है, लेकिन अवनमन कोण में जो प्रेक्षक की आंख है उससे वस्तु नीचे की ओर रखी हुई है और उन्नयन कोण में वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर रखी हुई है। ये मूल यहां अंतर है। तो यहां इस प्रकार से बने कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और यहां पर आप बच्चों देखिए, ये जो कोण होता है और ये जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं, समान होते हैं। ये कोण भी यहां पर थीटा ही होगा जो इसके बराबर होगा। यहां पर एक धारणा हमें जाननी चाहिए। और इसी के साथ बच्चों हम दृष्टि रेखा क्या होती है, तो दृष्टि रेखा को परिभाषित हम करते हैं, वस्तु की दृष्टि रेखा वह रेखा होती है जो हमारी आंख से वस्तु को मिलाती है। आप देखिए ये वस्तु और ये आंख के बीच में जो रेखा है, जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है दृष्टि रेखा। आप देखिए यहां पर ये वस्तु और ये प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम दृष्टि रेखा के रूप में हम जानते हैं। एक छोटा सा हम प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं, उस छोटे से प्रश्न को हल करके हम दिखाते हैं। बेटा 1 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और वो उनको कैसे हम हल करेंगे। यहाँ पर एक हम प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक मीनार की ऊंचाई और उसके छाया की ऊंचाई बराबर है। एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की ऊंचाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
इस प्रकार से सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हम ज्ञात करेंगे। ये छोटा सा प्रश्न है बच्चों, इसको हम कैसे हल करते हैं आप देखिए। सबसे पहले आप यहां पर एक मीनार की परिकल्पना को आप देखिए। ये एक हमने मीनार यहां छोटी सी की परिकल्पना हमने की। यहां कहीं सूर्य है तो इसकी छाया इधर की ओर बनेगी। तो हमको एक ऐसा चित्र यहां बनानी है कि मीनार की ऊंचाई के बराबर मीनार की छाया को बना देगी। तो ये जो इसकी छाया बनेगी ये ऐसी होगी। और इसको ऐसा मिला दिया। ये यहां पर हम बोल सकते हैं ये मीनार है और ये छाया है। इस प्रकार से हम मीनार और ये छाया हम यहां पर देख लेते हैं। एक इस प्रकार से आप देखिए, ये मीनार और ये छाया। अब देखिए, यदि यहां इसको हम ए, बी और सी हमने बोल दिया, यहां आप देखिए ये जो चित्र बना है ये एक समकोण त्रिभुज हमें नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देखिए ये जो कोण है, इस कोण को हमने मान लिया कि थीटा है। हमें इसी का मान ज्ञात करना है। ये उन्नयन कोण होगा। ये देखिए, ये यहां मीनार की शिखर को ये देख रहा है। तो इस प्रकार से इसमें हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब देखिए यहां लिख सकते हैं, दिया है मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की छाया। तो मीनार की ऊंचाई आप देखिए यहां BC के द्वारा दर्शाई जा रही है और छाया जो है वो AB के द्वारा दर्शाई जा रही है। हमें दोनों बराबर दिया है। उन्नयन कोण थीटा हमें ज्ञात करना है। अब आप देखिए ये कोण जो थीटा है इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा है और ये जो है AB संलग्न भुजा है। अब हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात यहां उपयोग करना है जो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के बीच में संबंध बताता होगा। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास आता है 10A इज इक्वल टू सम्मुख भुजा यानी लंब हमारे पास है BC अपान आधार यानी संलग्न भुजा ये होता है AB। ये इस प्रकार से हमारे पास यहां आ गया। अब हमें मालूम है कि A का वैल्यू यहां पर थीटा हमने यहां मान लिया है। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है BC बराबर AB। तो आप AB को BC मान लो या BC को AB मान लो। तो आप यहां देखिए कि ये हम इसको AB मान लेते हैं, AB अपान AB। आप देखिए दोनों बराबर हो गया। तो यहां पर ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए हमने tan की कुछ निष्पत्ति लिखे हैं। देखो tan का कौन से डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आप देखिए यहां पर 45 डिग्री आ रहा है, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 ये होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। दैट इंप्लाइज, ये देखिए दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात
बराबर है तो यहाँ पर कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी आंसर यहाँ हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये इस प्रकार से एक छोटा सा प्रश्न है कि 1 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप देखिए इसी प्रकार यदि हम एक छोटा सा और प्रश्न देख लें, एक छोटा सा प्रश्न और लिखता हूं मैं, आप उसको देखेंगे। धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया, क्वेश्चन नंबर 2, धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुनी है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ये प्रश्न बिल्कुल सरल है बच्चों, आप देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न में लगभग सिमिलरिटी है। यहां पर देखिए मीनार की ऊंचाई और छाया बराबर थी, जबकि यहां क्या बोल रहा है, धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना है। तो एक यहां पर अब देखिए इस प्रकार थोड़ा सा इसको हल करने के लिए हम चित्र बना लेंगे। एक व्यक्ति को यहां खड़ा कर दें, ये व्यक्ति है ऐसा मान लिए, और यहां यदि सूर्य होता है तो इसकी परछाई इस ओर होगी, और इस प्रकार से इसको यदि हम मिला दें, यहां एक संपूर्ण त्रिभुज हमारा ए बी सी का निर्माण हो जाएगा। ये एक व्यक्ति है, इसको हम व्यक्ति मान लेते हैं, और ये होती है छाया। धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना है, और ये जो कोण होता है ये कोण हमें थीटा ज्ञात करना है। अब आप देखिए, माना कि व्यक्ति की ऊंचाई x मीटर है। x मीटर हमने व्यक्ति की ऊंचाई को मान लिया, तब अर्थात BC बराबर x मीटर, ये BC जो हो जाएगा ये x मीटर हो जाएगा। प्रश्नानुसार व्यक्ति की छाया को चित्र में हमने AB द्वारा दर्शाए हैं। AB बराबर धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना है, तो ये हो जाएगा x इंटू वर्गमूल 3 मीटर, ये इस प्रकार से। तो आप यहां पर देखिए ये कोण A है, इसके सम्मुख भुजा BC है और संलग्न भुजा AB है,
तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा में संबंध दर्शाने वाले दो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास है, टेन और काट। तो यहां पर हम टेन का उपयोग कर लें, ये हो जाता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में आप देखिए टेन ए बराबर सम्मुख भुजा बीसी अपान संलग्न भुजा AB होगा। टेन ए हमने इसको थीटा मान लिया है, BC को हमने x मान लिया है। यहां आप AB देखिए x इंटू वर्गमूल 3, x से x कैंसिल हो जाएगा आप देखिए, और ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल 3। आप थोड़ा सा टेबल में जाइए कि वर्गमूल 3 टेन के कौन से अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए वर्ग 1 वर्गमूल 3 ये 30 डिग्री। आप देखिए टेन 30 डिग्री का मान ये है, यहां पर आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। आप देखिए दोनों में त्रिकोणमिति अनुपात देखिए बराबर है, तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। ये यहां पर आ जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास आ गया कि ये 30 डिग्री है। बच्चों इसी प्रश्न में यदि आप देखिए ये एक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एक मीनार की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर है, तब 45 अंश का कोण बनता है। प्रश्न को बदल के पूछा जाता है कि यदि उन्नयन कोण 45 अंश है और शिखर की मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई ज्ञात करो। तो इसकी ऊंचाई के बराबर छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई भी हो जाएगी, परछाई की लंबाई हो जाएगी। उसी प्रकार यदि खड़े व्यक्ति की छाया वर्गमूल 3 गुनी है, तो उन्नयन कोण यहाँ पर 30 अंश आया। यदि ये 1 वर्गमूल 3 गुनी हो जाती तो यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश आता। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एक नंबर में पूछे जाते हैं। और अब देखिए बच्चों, हमें दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से इन प्रश्नों को बाकी अब देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हल कराता हूं। ये जो हमने हल कराई ये 1 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए बच्चों, अब हम एक ऊंचाई दूरी पर आधारित एक और प्रश्न हम हल करा रहे हैं। आप देखिए यहाँ लिखा है 1.5 लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, एक हमने चिमनी यहाँ दिखाया है। यहाँ चिमनी हमारे देखो AB एक चिमनी है और इससे 28.5 मीटर, मतलब ये आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 28.5 मीटर। ये दूर पर एक प्रेक्षक खड़ा है। ये प्रेक्षक है, देखो ये लंबाई है प्रेक्षक, ये हमारा प्रेक्षक है। अब बच्चे हमने एक चिमनी AB बना ली, उससे 28.5 मीटर दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा कर दिया। अब देखिए इस प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर है, जो ये दर्शाई है। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है। प्रेक्षक की आंख आप यहां से देख लीजिए। इसकी आंख से ये जो चिमनी का उन्नयन कोण 45 अंश का है। ये ऊपर की ओर देख रहे हैं चिमनी को। आप देखिए इसकी आंख से इसका जो कोण होगा वो 45 अंश का है। और हमने इसी के समानांतर BC के समानांतर एक रेखा DE खींच दिया है। तो ये इस प्रकार से DE हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर आप बच्चों थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे इसको हल करते हैं, हल में आप देखेंगे माना कि एक
चिमनी ए बी। हमने यहां पर चिमनी को मान लिया ए बी है और सी डी यहां पर देखिए एक प्रेक्षक है, सी डी एक प्रेक्षक है। सी डी को हमने यहां पर प्रेक्षक के रूप में ले लिया है और यहां पर जो कोण है, देखो ये जो कोण बना ये डी, तो इसको कोण ए ई डी, कोण ए डी ई, देखो ए डी ई बराबर 45 अंश उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। आप देखिए कि जो चिमनी की ऊंचाई होगी वो एक्चुअल में ए बी है, वो दो भागों में ए ई प्लस बी। तो यहां पर देखेंगे चिमनी की ऊंचाई, यहां आप देखिए चिमनी की ऊंचाई, इसके पहले हम यहां पर आप देखो थोड़ा सा देख लें, यहां सी डी बराबर 1.5 मीटर और ये देखिए जो सी डी है ये बीई के बराबर है। अब हम यहां पर देख सकते हैं चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई देखिए, चिमनी की ऊंचाई ए बी द्वारा दर्शाई गई है। अब वो दो भागों में आप देखिए ए ई प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए ई प्लस बी ई का योग है, ये ए ई प्लस बी का योग है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 यहां पर दे दिया। अब बच्चों यहां पर आप देखिए एक समकोण त्रिभुज ए डी ई, एक समकोण त्रिभुज यहां निर्माण होता है। तो इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम ए ई की लंबाई यहां पर ज्ञात करें तथा यहां पर आप देखिए कि सी बी बराबर 28.5 मीटर बराबर ये डीई, ये वाली भुज है, ये दोनों चीजें बराबर है, डीई और सी, ये सी बी और डीई दोनों बराबर है। अब यहां पर आप देखिए समकोण त्रिभुज एडीई में कोण डी के सापेक्ष, आप देखिए कोण डी के सापेक्ष, तो अब हमारे पास क्या है, ये भुजा हमें दी गई है और ये भुजा हमें निकालनी है। ये कोण डी के संलग्न भुजा है और आप देखिए ये भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ये सम्मुख भुजा है। तो यहां पर आप देखिए सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ उपयोग कर ले, जो tan थीटा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए tan d, यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये d है, तो कोण d इज इक्वल टू ए ई सम्मुख भुजा अपान डी ई संलग्न भुजा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिए कोण d की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए को देखो कहाँ है, ए हमें ज्ञात करनी है, ये ए और ये जो डी है, ये देखो डी की ये जो लंबाई है ये हमारे पास 28.5। इस प्रकार से tan 45 की वैल्यू हम देखो टेबल में देखेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ये हो गया 1 इज इक्वल टू ए अमान 28.5। आप देखिए इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। अब आप देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 1 में ए की वैल्यू निकालना है।
इसमें AE की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और ये जो हमारे पास दिया है B, ये B की वैल्यू हमारे पास 1.5 है। तो हम यहां पर देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 को देखें हम, देखो ये चिमनी की ऊंचाई AB बराबर AE प्लस B। देखिए AE की वैल्यू हमने यहां से ज्ञात कर चुके हैं, ये है 28.5 और ये जो B है, ये देखो B ये CD के इक्वल है, जिसको हमने 1.5 प्रश्न में दिया हुआ था। इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो गया। इनको योग करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा कितने मीटर। ये चिमनी की ऊंचाई AB इज इक्वल टू 30 मीटर हमें यहाँ प्राप्त हुई। बच्चों देखिए, हम ऊंचाई और दूरी पर आधारित एक व्यवहारिक प्रश्न आपके सामने लिखा है। ये प्रश्न आप देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक पेड़ ये है, आप देखिए ये इतना ऊंचा एक पेड़ है, वो इस बिंदु से टूट जाता है और ये बच्चों ये टूटकर ऐसा गिर जाता है। यहां पर वो जमीन को छूने लगता है, यहां पर ये जमीन को छू लिया है। तो आप देखिए ये जो ऊंचाई जहां से पेड़ बेटा बच्चों गिरा है, टूट गया है, वो इस प्रकार से यहां पर जमीन को छूता है। तो आप देखिए कि जहां से पेड़ टूट गया है और जमीन यहां से पेड़ की जड़ होगा, तना शुरू हुआ है और यहां से इसका सिरा यहां लटक गया है। इस प्रकार से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। हम इस समकोण त्रिभुज को ABC के रूप में यहां देख रहे हैं। तो यहां पर पूछा गया है बच्चों पेड़ की ऊंचाई। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई बच्चों, पेड़ का आधा भाग AB है और यहां से यहां तक हमारा पेड़ था AC, वो टूटकर इधर लटक गया है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई जो होगी वो AB प्लस AC होगी। तो हमें और यहाँ पर बच्चों जो जमीन से पात के जो बीच की दूरी दी है, ये यहाँ हमारे पास 8 मीटर दी हुई, जो यहाँ छूता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखें इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC बनता है। देखिए बच्चों, यहां पर एक समकोण त्रिभुज ABC बनता है जहां कोण B समकोण है। यहां पर देखिए कोण B हमारे पास समकोण है। इस प्रकार से पेड़ की यदि ऊंचाई की बात करें, पेड़ की ऊंचाई आप देखिए, पेड़ हमारे पास पेड़ पूरा यहां तक था, ये टूट के यहां गिरा है। तो ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, यहां पर ये हो जाएगा AB प्लस AC, ये पेड़ की ऊंचाई होगी। इसको हमने समीकरण 1 से यहां पर डिनोट कर दिया है। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा की माप दी है और यहाँ पर ये कोण हमारे पास दिया है 30 अंश का। तो इस प्रकार से दो भुजाओं की माप हमें ज्ञात करनी है। तो आप देखिए ये जो भुजा है ये कर्ण है और ये जो नीचे जो BC है इसको हम कोण C से संलग्न है, इसको संलग्न भुजा या हम आधार बोल सकते हैं। ये संलग्न भुजा है। तो इस प्रकार से हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात उपयोग करें कि जिसमें कर्ण और संलग्न भुजा आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये कास एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कास C, यहाँ देखिए कोण को हम C से
डिनोट करते हैं। कोण सी इज इक्वल टू, ये होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा हमारे पास BC है और कर्ण हमारे पास AC है। तो आप देखिए cos 30 डिग्री, और यहां पर हमारे पास जो BC है, BC का जो वैल्यू है ये 8 मीटर है और AC हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये टेबल पे बच्चों हमने देखा है, इसमें देखो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है ये वर्गमूल 3/2, यहां से हम ये उपयोग कर लिया, ये वर्गमूल 3/2, तो ये हो जाएगा 8/AC। तो ये 8/AC इस प्रकार से हो गया। अब यहां पर आप देखिए AC इज इक्वल टू, ये 2 यहां जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा 8 × 2/√3, तो ये हो जाएगा 16/√3 मीटर। ये बच्चों AC का मान जहां से पेड़ टूट कर गिरा था, और ये इतनी ऊंचाई अब हमें ज्ञात हो जाए तो हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब बच्चे देखें, यहां पर हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात उपयोग करें जो अभी समकोण त्रिभुज में ये जो आधार दिया हुआ है संलग्न भुजा और इस सम्मुख भुजा, तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 10 है। तो यहां पर लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABC में 10C इज इक्वल टू AB/BC। अब देखिए 10C की वैल्यू 30 डिग्री है, हमारे पास AB हमें ज्ञात करना है, और ये देखिए BC की वैल्यू हमारे पास 8 मीटर है। तो आप देखिए 10/30, ये 30 डिग्री में आप 10 की वैल्यू देखें 1/√3, तो ये हो जाता है, यहाँ पर हमने बोलिए 1/√3 इज इक्वल टू AB/8। आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें यहां प्राप्त हो जाएगा AB इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। इस प्रकार से हमें AB की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें पेड़ की ऊंचाई के लिए AB और AC का मान चाहिए। हम इस समीकरण 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप देखिए पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू AB प्लस AC। AB प्लस AC, आप देखें AB की वैल्यू हमारे पास है 8/√3 और AC की वैल्यू है 16/√3। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए हर उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ जब हर होते हैं तो अंशों का योग हो जाता है। यहाँ अंशों का योग हो गया 8 + 16 ये 24। हम 24 को ऐसा लिख सकते हैं 8 × 3 और ये 3, और इसको 3 को हम लिख सकते हैं 8/3 × √3/√3। एक अंश के √3 और हर का एक √3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इस प्रकार से यहां लिख देते हैं इसको, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/3 मीटर। यही बच्चों हमारा प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हल। बच्चों आज हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इकाई नंबर 8 का अध्ययन किया था, जिसपे कुल अंक 5 निर्धारित थे। उसमें 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। आप देखिए आज हमने ऊंचाई दूरी पे अध्ययन किया था उन्नयन कोण की धारणा, अवनमन कोण की धारणा, दृष्टि रेखा क्या होती है, ऊंचाई दूरी पर आधारित व्यवहारिक प्रश्नों का हल जो 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित हमने दो वस्तुओं के बीच की दूरी, किसी वस्तु की ऊंचाई, किसी मीनार या टावर की ऊंचाई का निर्धारण हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पे निकाला है, और उसी पे आधारित हमने प्रश्नों का आज हल देखा है। इसमें बच्चों कुछ प्रश्न
हमारे बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में आपको समझाया जाएगा।